सो इन दिस वीडियो हम क्या कोशिश करेंगे समझने की हम एक पर्टिकुलर पॉलिटी की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि पॉलिटी के बारे में सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। ज़ीरो से लेके एंड तक इसको कवर किया जाएगा और इसका जो फर्स्ट वीडियो है इससे लेके एंड वीडियो तक जब तक पॉलिटी फिनिश नहीं हो जाती इसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में चीज़ आती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके चार्ट को समझना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम उसके बैकग्राउंड को के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह से बना है और उसके पहले किस तरह से जो रूल्स हैं वो हुआ करते थे उनको भी समझना एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि 1928 में एक कमेटी बनाई जाती है, एक पार्टी बनाई जाती है, जो ऑल पार्टीज़ थी उनकी एक कमेटी बनाई जाती है वो जो लखनऊ में प्रिपेयर की जाती है। और किस लिए बनाई जाती है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक तरह से फ्रेम कर सकें, ठीक है। तो विच वॉज नोन एज नेहरू रिपोर्ट, उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ इंडियन जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर काम कर रहे थे 1857 से 1947 तक, ठीक है। फिर इसके बाद में उन लोगों को ऐसा लगा कि हमारा एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये कब लगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब वो फ्री हो ही रहे थे तब उन लोगों को लगा कि हमारा एक खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बट और फॉर दैट ऑल इंडिया नीडेड टू बी आ वो इनटू द यूनियन। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी सिचुएशन थी, जो मेन सिचुएशन थी, वो थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए लेकिन हमें वो कैसा होना चाहिए? यूनियन में एक तरह से लगा हुआ होना चाहिए। दिस मीन कि जो सारी स्टेट हैं वो एक तरह से पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बन जाए, ठीक है। आइदर बाय फोर्स और फोर्स ऑफ डिप्लोमेसी, यानी कि जो डिप्लोमेसी के थ्रू अगर उनको पार्ट बनना है यूनियन का या फिर फोर्स के थ्रू बनना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो दो लोगों को सौंपी गई थी। सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी और बीपी मेनन को सौंपी गई थी। क्या चीज़ें? कि इनको फोर्स या डिप्लोमेसी दोनों के थ्रू या इनमें से किसी एक के थ्रू इनको पार्ट बनाया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इस तरह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो चीज़ों में सामने आया, दो एक्ट के रूप में सामने आया। जो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना था और इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। इन दोनों के थ्रू है जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो निकल के आया। बेसिकली इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली गई हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद में बहुत सारे ऐसे एक्ट चलाए गए जिसके थ्रू जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामने आता है। तो इसकी हिस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी कि जो भारत है उसमें 1600 ईस्वी में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया में आती है। और जो महारानी एलिजाबेथ रहती हैं वो इनको परमिशन दे देती हैं कि जाओ तुम 20 ईयर्स के लिए अपना जो है ट्रेड सिस्टम करो। फिर वहाँ पे जो ईस्ट इंडियाज़ कंपनी, यूरोप से रिलेटेड जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ हैं वो हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती हैं। फिर वहाँ पे वो देखती हैं कि जो यहाँ की किंग्स वगैरह हैं वो आपसी रिलेशन उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की एक तरह से कोशिश करती है और यहाँ पे आके अपनी जो ट्रेडिंग की कंपनीज़ हैं वो एक तरह से इस्टेब्लिश कर देती हैं। और कुछ टाइम बाद देखती हैं कि जो एक तरह से सिविल वॉर हमारे इंडिया में चलता रहता था उस टाइम, किस चीज़ के लिए? कि हमें सिंहासन मिल जाए, हमें जो सत्ता है वो मिल जाए। तो इसका फ़ायदा उठाया है ब्रिटिश लोगों ने, फ्रांसी लोगों ने। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही कंपनी आई, यूरोप से बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं। सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो थी हमारी पोर्तुगीज़ की कंपनी, जो कि सबको पता है 1498 में आया था। वास्को डे गामा केरल के कालीकट में आया था। उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे वो जमोरिन थे, जो बेसिकली वो ऐसे घूमने के उद्देश्य से आया था। और जो जब वो वास्को डे गामा वापस जा रहा था तो जो जमोरिन केरल के उस टाइम पे किंग हुआ करते थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए, प्रसन्न हुए और बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं वो लेके चला गया। अब वहाँ पे सब लोगों को लगा कि यहाँ
तो उस चीज़ की भरपार पड़ी हुई है, जहाँ की यहाँ की ट्रेड सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद में जो पुर्तगाली सबसे पहले जो गवर्नर आया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था, जो कि 505 से 509 तक यहाँ पे रहा था। फिर इसके बाद में अल वुल्क आया था, जो कि 510 से 510 से शुरुआत की थी उसने, और वो आया था तो उसने सबसे पहले क्या है कि जो गोवा राज्य था उसको जीतने का काम किया था। फिर इसके बाद में उसने गोवा को जीता, और इसलिए क्या कहा जाता है कि जो अलवुर्क, ये है अलवुर्क, ये जो था वो एक तरह से वास्तविक संस्थापक था इंडिया में आने का। फिर इसके बाद में डच लोग आते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं, जिनको बेसिकली हम ब्रिटिश कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में डैनिश, फ्रांसीसी एक्सेट्रा जो लोग हैं वो आते रहते हैं, तो हम इसको अभी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में जब वो आते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो गवर्निंग बॉडीज़ थी, एक तरह से सबसे पहले कंपनी का शासन चला करता था, जो कि 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमारा जो जो हमारा सोल्जर वॉर हुआ था उसको लेकर चलती हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो सम्राट का शासन आता है, यानी कि जो क्राउन पीरियड आ जाता है। क्राउन पीरियड है बेसिकली जो चलता है वो 1858 से चलना शुरू होता है, और 1947 हमारी इंडिपेंडेंस के साथ साथ वो चलता है। तो अब यहीं पे हम समझेंगे कि सबसे पहले हम हिस्टोरिक इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और चार्टर एक्ट के बाद में 1853 का चार्टर एक्ट। फिर इसके बाद में जो होता है महारानी विक्टोरिया का यहाँ से शासन शुरू हो जाता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ जाता है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। फिर इसके बाद में पार्लियामेंटल रिफॉर्म्स आ जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 1919 का ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड। फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बेसिकली 1947 में आ जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो इंडिया है एक तरह से फ्री हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट, इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिसॉर्टेड टू रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जब वो कंपनी के एक तरह से ट्रेडिंग का सिस्टम देखते हैं और रेवेन्यू का सिस्टम देखते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी के हाथों में हो जाती हैं। जैसे जो यूरोप में बैठी बैठी जो इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में आ जाती है कि सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से कंपनी के हाथों में चली जाएंगी अगर, तो हमें पार्लियामेंट को कोई एक तरह से प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक तरह से रेगुलेट करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने शुरुआत की। द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में बेसिकली जो नई नई चीज़ें हैं वो किस तरह से की गई कि पहले गवर्नर का बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब उसका जो पदनाम है वो बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले एक तरह से गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड विद 4 मेंबर्स। एक कार्यपालिका बनाई गई जिसके जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनकी हेल्प के लिए बनाई गई थी, जिसमें बेसिकली 4 मेंबर को रखा गया था। फिर इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता अपेक्स कोर्ट इन 1774। दिस इज़ द मेजर थिंग जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारे इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, जो कि कलकत्ता में 1774 को बनाया गया था। इसके बाद में
हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद भी कुछ ऐसे बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, जैसे 1781 का एक्ट आता है जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद में एक और एक्ट आता है जिसका नाम होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट। उस टाइम पे जो पिट्स हुआ करते थे वो एक तरह से इंडियन पार्लियामेंट में उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमें बेसिकली कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। पिट्स इंडिया एक्ट एक तरह से रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया गया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था, और इस कंपनी में सेपरेशन की बात की जाती है, पॉलिटिकल और कमर्शियल सेपरेशन की बात की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक तो डायरेक्ट्स मैनेज बाय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया था, और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, यानी कि जो राजनीतिक मामले हैं उनको अलग किया गया था और जो वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग किया गया था। ठीक है, फिर एक तरह से जो निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट था वो एक तरह से जो ट्रेडिंग के सिस्टम्स को देखता था, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए था वो राजनीति वो देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर इसके बाद में जो नियंत्रण बोर्ड को ये शक्ति दी गई थी कि वो जो ब्रिटिश नियंत्रण है भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करे, उस पर नियंत्रण रखे। फिर इस तरह से देखा जाए तो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है वो दो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले किस चीज़ में कि जो ब्रिटिश एक तरह से आए हुए थे उनको एक तरह से रेगुलेट इन्होंने किया, और जो कंपनी थे उनके एक तरह से कार्यों को, प्रशासन को, हर एक चीज़ को नियंत्रण प्रदान किया। फिर इसके बाद में हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चार्टर एक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है कि दिस एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड टी एंड ओमियम। द ट्रेड विथ इंडिया वॉज ओपन फॉर टू ऑल ब्रिटिश लोग। पहले क्या हुआ करता था कि जो सारी ट्रेडिंग का पावर थी वो एक तरह से जो यूरोप से कंपनीज आती थी उनके लिए किया जाता था। यूरोप से जो कंपनी आती थी वो उनके थ्रू किया जाता। लेकिन अब क्या है कि अब ब्रिटिश का कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे आ सकता है और अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 1833 का चार्ट आता है जिसमें कि बेसिकली कुछ ऐसी जो बातें हैं, द लेजिस्लेचर पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट वर रिमूव। ठीक है, दिस एक्ट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एंड इट वाज ट्रांसफॉर्म टू द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। फिर इसके बाद में चार्टर एक्ट 1553 आता है। फिर इसके बाद में ऐसी बहुत सारे जो हैं एक्ट हैं वो आते हैं।